नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज इसमें हम क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 का समाजशास्त्र का दोस्तों चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। और चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सेकंड होने वाला है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप का पार्ट सेकंड करेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां आप सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देख लेंगे दोस्तों। ये वीडियो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं सभी वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड और सीयूटी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जिससे आपके दोस्तों बोर्ड और सीयूटी दोनों एग्जाम की तैयारी एक ही वीडियो माध्यम से कराया जा सके। क्योंकि अगर दोस्तों आप बोर्ड की पहले तैयारी करते हैं फिर सीयूटी के एग्जाम के बाद में तैयारी करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि बोर्ड में भी वही चीजें आती हैं, सीयूटी में आती है, बस तरीका अलग होता है दोस्तों। उसी तरीके को और उसी मेथड को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर बोर्ड और सीयूटी दोनों की तैयारी एक साथ ही कराते हैं। क्योंकि दोस्तों टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हम अपने सीयूटी की तैयारी अलग से करें, हम अपने बोर्ड के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करनी होती है। इसलिए दोस्तों बोर्ड और सीयूटी के इसमें कंबाइंड मतलब क्लासेस होती हैं और अच्छे से आपको समझाया जाता है दोस्तों। अगर आप कक्षा 12 से हैं और आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और दोस्तों आपने राजनीति विज्ञान जैसे विषय ले रखे हैं तो दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि दोस्तों आपको इन सभी विषयों के वीडियो हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम में मिलते हैं। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ दोस्तों। हमने इसका पहला चैप्टर में आदिवासी के पहले के जितने भी टॉपिक थे वो कर रखे थे। यानी कि दोस्तों हमने इसके पार्ट फर्स्ट में ओबीसी समूह यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग समूह के जो संघर्ष थे उसके बारे में पढ़ाई कर रखी है। अब दोस्तों हम आज इस चैप्टर में चालू करेंगे इस वीडियो के पार्ट सेकंड में आदिवासी संघर्ष, यानी कि जो ओबीसी के बाद जो आदिवासी संघर्ष दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में, वहीं से हम इस पढ़ाई को चालू करेंगे दोस्तों। आदिवासी संघर्ष के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और हिस्ट्री संघर्ष और जो अन्यथा सक्षम समूह जिसे हम पीडब्ल्यूडी या जिसे हम दोस्तों दिव्यांग लोग बोलते हैं उनके बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। अनुसूचित जातियों की तरह दोस्तों जो अनुसूचित जनजातियां भी एक सामाजिक समूह है जो जिन्हें भारत के संविधान द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है। यानी कि दोस्तों ऐसे कि अनुसूचित जातियां हैं हमारे देश में, वैसे ही अनुसूचित जनजातियां भी हैं जो दोस्तों एक सामाजिक समूह है और जिन्हें भारत के संविधान में विधिवत मान्यता प्राप्त है। यानी कि इन्हें भारत के समाज में क्या किया गया है, मान्यता दी गई है। किसको दोस्तों अनुसूचित जातियों को। और दोस्तों अनुसूचित जातियों को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक रूप से आदिवासी बोलते हैं दोस्तों। जन या जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया। यानी कि दोस्तों जो जनजाति लोग हैं जिन्हें हम एक रूप से ऐसा वनवासी समझते हैं, यानी कि जो वनों में रहते हैं, तो दोस्तों इनके पहाड़ी और जो जंगली इलाके दोस्तों इनके विशिष्ट परिस्थितियों के आवास को क्या किया दोस्तों, इनके आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के साथ क्या किया दोस्तों, आकार दिया। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने जो मतलब परिस्थिति के आवास थे, इनकी जो परिस्थिति की विशिष्टता थी उसी के अनुसार क्या किया दोस्तों, अपनी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया जनजातीय लोगों ने दोस्तों। जनजातियां पूरी तरह अलग नहीं थी, उनका हिंदू समाज व संस्कृति से गहरा संबंध था, जिससे जनजातियां और जातियों की सीमाएं धुंधली हो गई हैं दोस्तों। जो जनजातियां हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक अलग समूह है, हिंदू समाज से अलग है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो जनजातियां हैं वो पूरी तरह से हिंदू समाज से अलग नहीं थे दोस्तों। उनका हिंदू समाज से और हिंदू संस्कृति से गहरा संबंध रहा है दोस्तों। इसलिए जो जनजातियां और जो जातियां हैं दोस्तों, इनके बीच की जो सीमाएं हैं दोस्तों बहुत धुंधली हो गई है। क्योंकि जातियों का भी हिंदू समाज से संबंध है और जनजातियों का भी हिंदू समाज से संबंध है। इस वजह से दोस्तों जो जनजातियां और जातियां हैं इनके बीच में जो सीमाएं होती हैं वो बहुत धुंधली है, यानी कि बहुत क्षीण या कमजोर है। ठीक दोस्तों आज पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ केवल जनजातीय लोग ही रहते हों। सिर्फ ऐसे इलाके हैं जहां जनजातीय लोग का जमावड़ा अधिक है दोस्तों। आज हम देखते हैं एक समय था जो जनजातीय लोग थे वो भारत के विभिन्न प्रदेशों में अधिक मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों सिर्फ आज पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा, इन सब राज्यों की बात करें दोस्तों, सिर्फ यही राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो आज ऐसे इलाके हैं जहाँ दोस्तों जनजातियां क्या है दोस्तों, अधिकता में है। यानी कि जहाँ जनजातियों की संख्या अधिकता में है दोस्तों। सिर्फ ऐसा ही मतलब जो पूर्वोत्तर है दोस्तों, सिर्फ ऐसा ही मतलब क्षेत्र है जहाँ पर जनजातीय लोगों का जमावड़ा अधिक है दोस्तों। इसके अलावा जो जनजातीय लोग हैं अन्य भागों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं
दोस्तों 19वीं सदी के मध्य से गैर जनजातीय लोग मध्य भारत के जनजातीय जिलों में जा बसे और वहाँ के कई जनजातीय लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए। यानी कि दोस्तों 19वीं सेंचुरी में जो मतलब गैर जनजातीय लोग थे, जो जनजाति नहीं थे, वो सब दोस्तों मध्य भारत यानी कि मेनली जो मतलब आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ के जो दोस्तों ट्राइबल मतलब डिस्ट्रिक्ट थे, यानी कि जो ट्राइबल जिले थे, जनजातीय जिले थे, जिसमें जनजातियों की संख्या में अधिकता थी, उस जिलों में दोस्तों जो गैर जनजातीय लोग थे जाकर बसे दोस्तों। और जब गैर जनजातीय लोग जनजातीय जिलों में जाके बसे मध्य भारत के, तो दोस्तों वहाँ की जनजातियां थी उनको रोजगार की तलाश में दोस्तों बाहर चला जाना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनके लिए अवसर और सुविधाएं कम थी, इसलिए उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा। दोस्तों जिन क्षेत्रों में जनजातियां आबादी अधिक है, वहाँ उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति आमतौर पर कमजोर है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है जिस क्षेत्र में भी, वहाँ पर दोस्तों उनकी जो आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति है, यानी कि जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत ही क्या है दोस्तों, कमजोर है। दोस्तों ब्रिटिश शासन ने जंगल के संसाधनों का दोहन शुरू किया और वन क्षेत्रों को अपने लिए आरक्षित कर लिया। यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था, यानी कि जब अंग्रेजों का राज था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो दोस्तों ब्रिटिश शासन ने जंगलों के संसाधनों का दोहन शुरू किया, यानी कि जंगलों के संसाधन का उपयोग शुरू कर दिया और दोस्तों वन क्षेत्रों को अपने लिए क्या किया दोस्तों, आरक्षित कर लिया। जो वन क्षेत्र दोस्तों पहले जनजातियों के लिए खुले थे, जिनमें उन्हें किसी नियम संबंधी मतलब जितने भी हमारे यहाँ कानून बने हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब अंग्रेजी शासन आ गया, तो अंग्रेजी शासन में दोस्तों उनको कई प्रकार के नियमों का सामना करना पड़ा, जिससे दोस्तों जो जनजातीय लोग थे उनसे आदिवासियों से यानी कि जनजातीय लोगों से झूम खेती और उपज के अधिकार छिन गए। यानी कि जो जनजातीय लोग थे, जब उनके वनों को ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए आरक्षित कर लिया, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो जनजातीय लोग थे उनके लिए झूम खेती और उपज के अधिकार होते हैं दोस्तों छिन गए, क्योंकि दोस्तों जनजातीय लोग वन क्षेत्रों से ही अपनी उपज और अपनी झूम खेती करते थे। तो इसी वजह से दोस्तों जब उनका मतलब ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया जनजातीय क्षेत्रों पर, तो उससे उनके साधनों और उनकी झूम खेती या उपज के अधिकार छिया हुए दोस्तों उनसे छिन गए। दोस्तों फिर तो इमारती लकड़ियों का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए ही वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाने लगा। यानी कि दोस्तों जब अंग्रेजी शासन आ गया, उसके बाद जो इमारती लकड़ियां होती हैं, यानी कि जिनका इमारत बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, जिन बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिनकी सहायता से बड़े बड़े भवन है, जिनका बड़े बड़े भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी लकड़ियां उगाना चालू की जाने लगी जंगलों में। दोस्तों इस नीति के चलते आदिवासियों की आजीविका के संसाधन छिन गए और उनका जीवन पहले से अधिक अभावग्रस्त और असुरक्षित हो गया। दोस्तों जब ऐसी नीतियां आ गई, वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया और इमारती लकड़ियों को ही सिर्फ उत्पादित किया जाने लगा, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो आदिवासी जनजातियां थी दोस्तों, उनके जीवन के संसाधन उनसे छिन गए और दोस्तों उनका जीवन पहले से ज्यादा अभावग्रस्त हो गया। यानी कि अंग्रेज जब नहीं थे, उनका जीवन तब भी अभावग्रस्त था, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद दोस्तों उनका जीवन और अभावग्रस्त हो गया। जमीन और वन संसाधनों के खो जाने के बाद या तो वह अवैध रूप से वनों का उत्पादन करने लगे, जिसके लिए उन्हें घुसपैठिया और चोर-उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा, या दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर चले गए। दोस्तों जब वनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, दोस्तों जमीन और संसाधनों को खोने के बाद जो आदिवासी लोग थे दोस्तों, वह या तो अवैध रूप से यानी कि गैर कानूनी रूप से जंगलों का उपयोग करने लगे, क्योंकि दोस्तों उनके जो संसाधन थे जंगल में ही थे। अब जंगलों के ऊपर जब अंग्रेज का अधिकार हो गया है दोस्तों, उनको जंगल में जाने के लिए मतलब जो भी अवैध तरीके होते थे उनका इस्तेमाल करना पड़ा, जो हमारे जनजातीय लोग थे। और दोस्तों इस अवैध तरीकों को इस्तेमाल करने के कारण दोस्तों जो हमारे जनजातीय समाज के लोग थे दोस्तों, उनको घुसपैठिए या चोर उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा। यानी कि जब वनों को आरक्षित कर दिया गया, कानून बना दिया गया कि वनों में अब नहीं घुसना है, किसी गैर जनजातीय लोगों को इसके उत्पादों का उपयोग नहीं करना है, मतलब जनजातीय लोगों को माफ करिएगा। तो दोस्तों जनजातीय लोग क्या किए दोस्तों, वो अवैध रूप से यानी कि जब उन्हें संसाधनों की जरूरत है ही, तो दोस्तों जब संसाधन को उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा है जंगलों से, तो दोस्तों अब जब वो जंगल में संसाधन लेने जाएंगे तो उनका जो ये तरीका होगा वो अवैध होगा, क्योंकि पहले उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, अब उन्हें रोक टोक है। तो दोस्तों इसीलिए जब वो अवैध रूप से वनों का उपयोग करने लगे, तो दोस्तों उन्हें घुसपैठिया या चोर उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। दोस्तों यह दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर चले गए, यानी कि दोस्तों या तो वहीं पर अवैध रूप से अपने संसाधनों का उपयोग करते रहे, या दोस्तों अपने मतलब क्षेत्र से अपने संसाधन छिन जाने के कारण दोस्तों दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर चले गए, यानी कि अपने क्षेत्र से बाहर चले गए जहां उन्हें संसाधन मिल सके और अपना जीवन यापन कर। 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद
सरकारों का वनों पर एकाधिपत्य बना रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वही सिर्फ अपना वनों पर एकाधिपत्य स्थापित की थी। दोस्तों जब भारत सरकार आती है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र भारत की जब भारत सरकार आती है दोस्तों, तो उसका भी क्या होता है दोस्तों, जो वनों का पर अधिकार होता है उसका एकाधिपत्य उस पे क्या होता है, बना रहता है। दोस्तों स्वतंत्र भारत में यहाँ तक कि जो वनों का दोहन यानी कि जो वनों की कटाइयाँ आज थी वो और भी तेजी हो गई। यानी कि स्वतंत्र भारत की सरकार में अंग्रेजी सरकार के मुकाबले देखेंगे तो वनों की जो कटाइयाँ और जो उनका दोहन था वो और भी तेज हो गया। दोस्तों औद्योगिकरण के लिए आवश्यक खनिज और जल संसाधन मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र में थे। खनन और बांध परियोजनाओं हेतु उनकी भूमियां अधिकृत कर ली गई। दोस्तों जो हम देखते हैं जो वनवासी क्षेत्र है वहां पर अधिकतर क्या होते हैं दोस्तों, खनिज और जल संसाधन होते हैं। दोस्तों जब औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई तो इसके लिए दोस्तों जो आदिवासी क्षेत्र थे दोस्तों उनका कब्जा किया गया, वहां पर उनके जो घर थे वहां से उनको मतलब हटाया गया खनिजों और संसाधनों का उपयोग करने के लिए। दोस्तों खनन और बांध परियोजनाएं जो थी दोस्तों उनके लिए भी जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे उनकी क्या की गई दोस्तों, उनकी जो जमीन थी उन्हें अधिग्रहित कर लिया गया, यानी कि उनकी भूमि को क्या किया गया, अधिग्रहित कर लिया गया सरकार द्वारा औद्योगिकरण या खनिज संसाधनों का प्रयोग करने के लिए। दोस्तों जिसमें लाखों आदिवासी बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के विस्थापित हुए और इसे राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर एक रूप से न्यायोचित ठहराया गया। दोस्तों जब आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाएं लाई गई या जल संसाधनों या खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में आई, जब उससे दोस्तों जो हमारे यहाँ से जो आदिवासी लोग थे दोस्तों जब उन्हें विस्थापित होना पड़ा तो दोस्तों उन्हें जो उचित मुआवजा और जो पुनर्वास की व्यवस्था होती है वो नहीं प्रदान की गई आदिवासी लोगों को दोस्तों, और इसे जो राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर क्या किया गया दोस्तों, न्यायोचित ठहराया गया। यानी कि लोगों को कहना था कि अगर राष्ट्रीय विकास या आर्थिक समृद्धि करनी है तो भाई ये सब तो करना ही पड़ेगा, हमें खनिज संसाधनों और जल संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जो मुआवजा और पुनर्वास उन्हें नहीं मिला था सही से आदिवासी लोगों को, इसे दोस्तों राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर उचित ठहराया गया। दोस्तों इन नीतियों ने एक तरह से आंतरिक उपनिवेशवाद को जन्म दिया जिसमें आदिवासियों से उनके संसाधन छीन लिए गए। यानी कि दोस्तों ये जो नीतियां थी औद्योगिकरण की स्वतंत्र भारत की सरकार को, इसको आंतरिक उपनिवेशवाद के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें दोस्तों जो आदिवासी लोग थे उनसे उनके संसाधन छीन लिए गए। दोस्तों पश्चिम भारत में नर्मदा नदी पर और माफ करिएगा दोस्तों पश्चिम भारत में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध जैसी परियोजनाओं से लाखों आदिवासी विस्थापित हुए। यानी कि दोस्तों जो हमारा आंध्र प्रदेश जिला है वहां पर देखेंगे तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है उस पर दोस्तों एक बांध बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों पोलावरम बांध। और दोस्तों हमारा पश्चिम भारत है, मेनली जो हमारा गुजरात का एरिया है वहां पर दोस्तों नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों इससे क्या हुए, जो लाखों आदिवासी थे दोस्तों वो विस्थापित हुए, यानी कि उन्हें अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ सकते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है या पोलावरम बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इन सभी को आप याद रखिएगा क्योंकि ये अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसे आप पूरा की पूरी लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, नोट इसका बना लीजिए। दोस्तों इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के बाद निगमित फर्मों के लिए उनकी भूमि को अधिग्रहित करना और आसान हो गया। यानी कि दोस्तों जो आर्थिक उदारीकरण था जो 1991 में लागू किया गया था, जिसके जैसा कि आप सभी जानते हैं 1991 के बाद भारत में एलपीजी लागू हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो उदारीकरण किया गया दोस्तों उसके उदारीकरण के बाद यानी कि 1991 के बाद दोस्तों जो निगमित फर्में थी, जो निजी फर्में थी दोस्तों, उनके लिए जो आदिवासी क्षेत्र की भूमियां थी उसे अधिग्रहित करना, यानी कि उसे मतलब अपने अंडर में लेना, अपने कंट्रोल में लेना सरकारों या निगमित फर्मों के लिए और भी आसान हो गया। दोस्तों दलित शब्द की तरह आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने देखा था दलित लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई या अपनी राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रयोग किया, वैसे ही दोस्तों आदिवासी शब्द जो है वो भी दोस्तों राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ मूल निवासी है, यानी कि दोस्तों आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे क्या बोल सकते हैं, मूल निवासी है। ठीक दोस्तों, यानी कि मूल निवासी जो है ये दलित शब्द का आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों 1930 के दशक में इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी बाशिंदों तथा साहूकारों यानी कि ऋणदाताओं द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध में गढ़ा गया। यानी कि जो आदिवासी शब्द है दोस्तों या जो मूल निवासी शब्द है दोस्तों, इसे 1930 के दशक में जो औपनिवेशिक सरकार और जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ, जैसे कि साहूकार के खिलाफ क्या किया गया दोस्तों, जो उनकी घुसपैठ हो रही थी उनके विरुद्ध में क्या किया गया, गढ़ा
गया, यानी कि 1930 के दशक में आदिवासी शब्द गढ़ा गया था। औपनिवेशिक सरकार, बाहरी बसिंदों और जो साहूकार होते हैं उनके जो घुसपैठ हो रही थी आदिवासी क्षेत्रों में, उसके विरोध में इस शब्द को गढ़ा गया था। दोस्तों, जनजातीय समूह बाहरी लोगों जिन्हें दिक्कू कहा जाता है और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, यानी कि दोस्तों जो जनजातीय समूह है और बाहरी लोग, यानी कि बाहरी लोग को क्या कहते हैं जनजातीय लोग? दिक्कू। तो इसे आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है बाहरी लोगों को क्या कहा जाता है जनजातीय शब्दों में, जनजातीय लोग क्या कहते हैं बाहरी लोगों को? तो दिक्कू कहते हैं। तो दोस्तों जनजातीय समूह बाहरी लोग यानी कि दिक्कू, जिन्हें दिक्कू कहा जाता है और सरकार के विरुद्ध सदैव से ही क्या है दोस्तों है संघर्ष करते रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता उत्तर भारत में आदिवासी आंदोलन की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों जब से भारत आजाद हुआ है, अगर देखें तब से आदिवासी आंदोलन जितने भी चल रहे हैं उनकी जो सबसे सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि है वह यह है दोस्तों, जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उनके लिए एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का एक अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त करना आदिवासी आंदोलनों की स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मैप में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से दोस्तों देखेंगे आप काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया है। और दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे जो दोस्तों ये बिहार है, यहाँ बिहार में जो नीचे का एरिया है यानी कि दक्षिण बिहार का जो एरिया है उसे काट कर झारखंड बनाया गया है। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है और जो मध्य प्रदेश है उसका, अरे माफ करिएगा दोस्तों, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है जो झारखंड है दोस्तों, इन जिलों का राज्य का दर्जा प्राप्त करना, यानी कि इन राज्यों का राज्य का दर्जा प्राप्त करना, ये दोस्तों आदिवासी संघर्षों का या आदिवासी आंदोलनों का सर्वाधिक उल्लेखनीय मतलब उपलब्धि है स्वतंत्र भारत में। ठीक दोस्तों, ये दोनों राज्य मूल रूप से क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश राज्य के हिस्से थे। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और जो दोस्तों झारखंड है ये दोनों क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश के राज्य के हिस्से थे। जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था और जो बिहार है दोस्तों झारखंड का, मतलब जो झारखंड है दोस्तों वो बिहार का हिस्सा था। ठीक दोस्तों, इसी बिहार और झारखंड से, बिहार और मध्य प्रदेश से कटकर ही छत्तीसगढ़ और झारखंड बने हुए हैं। दोस्तों इस दृष्टि से आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्ष से भिन्न है, क्योंकि दलितों के विपरीत आदिवासी संलग्न इलाकों में केंद्रित थे, इसीलिए वे अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सके। यानी कि दोस्तों जो दलित आंदोलन है वो आदिवासी आंदोलन की तरह नहीं है, यानी कि जो आदिवासी आंदोलन है और जो दलित संघर्ष है उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है दोस्तों, जो आदिवासी आंदोलन है दोस्तों वो दलितों के आंदोलन से अलग है, क्योंकि दोस्तों दलित पूरे देश में फैले हुए हैं, जबकि आदिवासी दोस्तों एक दूसरे से जुड़े पास बसे क्षेत्रों में बसे रहते हैं या जीवन यापन करते हैं। दोस्तों इसी वजह से आदिवासी अपनी क्षेत्रीय एकजुटताओं के बल पर अलग अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने किया। जबकि दोस्तों जो दलित लोग हैं ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों वह भौगोलिक रूप से बिखरे हुए थे। यानी कि दोस्तों जो आदिवासी लोग हैं एक जगह केंद्रित होने के कारण, यानी कि एक इलाकों में रहने के कारण है इसका फायदा मिला, उन्होंने अपने लिए एक राज्य का निर्माण करा लिया जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़। लेकिन दोस्तों जो आदिवासी लोग हैं ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों आदिवासी लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं और किसी एक जगह निश्चित रूप से नहीं रहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए जो संघर्ष है उसके बारे में, यानी कि जो स्त्रियों की समानता और जो अधिकारों के संघर्ष के लिए हमारे भारत देश में प्रयास हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अगर आप ये 240-45 मिनट की वीडियो देखते हैं दोस्तों, आप नहीं जानते इसको बनाने में हमें कितनी मेहनत लगती है। दोस्तों इस 40-45 मिनट की वीडियो को बनाने में हमें कम से कम 14-15 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों पूरा अच्छे से स्लाइड तैयार करना, इमेज लगाना, सब चीज करना, कार्टून लगाना, दोस्तों इसमें हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों प्लीज आप हमारे मेहनत को देखते हुए प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करा करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ कमी है या कुछ और आप अन्य चीजें का चाहते हैं दोस्तों से आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकें दोस्तों आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं स्त्रियों की समानता और अधिकार के लिए जो संघर्ष हुए हैं भारत में या जो प्रयास हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर ही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है। यानी कि दोस्तों जो स्त्री और पुरुषों के बीच में जो शारीरिक संरचना में दोस्तों जो अंतर होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं दोस्तों, इसके कारण यह समझा जाता है दोस्तों जो लैंगिक असमानता है वो क्या है दोस्तों, वो प्रकृति की देन है। यानी कि प्रकृति ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया है, स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है और स्त्री और पुरुषों में क्या है दोस्तों अंतर है या असमानता है। ठीक दोस्तों, इसलिए लोग जो लैंगिक असमानता उसे प्रकृति का देन मानते हैं। किंतु दोस्तों विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है न कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर समान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच
जाती हैं। यानी कि दोस्तों जो कुछ विद्वान हैं कहते हैं कि जो आप ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक देन है लैंगिक असमानता, ये गलत है। यानी कि जो स्त्री पुरुष जो असमानता है दोस्तों, ये प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, यह सामाजिक है कुछ विद्वानों के अनुसार। और दोस्तों उन्होंने ये दर्शाया है कि जो कुछ स्त्रियां ऐसी क्यों होती हैं जो अगर उनमें असमानता है, यानी कि अगर वो नीची हैं पुरुषों से, या उनमें जो पुरुषों के मुकाबले कम गुण हैं, तो वो क्यों कुछ जो शीर्ष स्थान होते हैं समाज पर उस पर पहुंच जाती हैं। यानी कि दोस्तों ये स्त्री पुरुष प्रकृति के आधार पर असमान है, तो क्यों कुछ महिलाएं समाज के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं। यह प्रश्न जो विद्वान है जो यह कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष मतलब असमानता है वो सामाजिक है ना कि प्राकृतिक, उनका यह तर्क है। ठीक दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे देश है, ऐसे भी परिवार है दोस्तों जहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जो स्त्रियों की सत्ता है वो दोस्तों व्याप्त है। जैसे कि दोस्तों केरल के नायार परिवार में और मेघालय की खासी जनजाति मातृवंशीय है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे कि हम देखते हैं अधिकतर जो विश्व है, जो संसार है, वहाँ पर जो पुरुषों का मतलब वर्चस्व है, उनका जो सत्ता है वो व्याप्त है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, ऐसे समाज हैं जहाँ परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे केरल के जो नायार परिवार है, जो मेघालय की जो दोस्तों खासी जनजाति है, ये सब मातृवंशीय है। ठीक दोस्तों स्त्री पुरुष असमानता का कोई जैविक आधार नहीं है। लिंग भी जाति और वर्ग की तरह सामाजिक असमानता का एक रूप है, पर इनके अपने विशिष्ट लक्षण हैं। दोस्तों जो स्त्री पुरुष असमानता है दोस्तों, इसका कोई भी जैविक आधार नहीं है। यानी कि जैविक आधार पर हम इसे स्त्री पुरुष की जो असमानता है उसे सही नहीं ठहरा सकते हैं। दोस्तों लिंग भी क्या है दोस्तों, जाति और वर्ग की तरह ही दोस्तों एक सामाजिक असमानता का एक रूप है। दोस्तों भले ही क्या है दोस्तों, जो लिंग है उसका अपना एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो स्त्री और पुरुष की जो असमानता, यानी कि जो लिंग के आधार पर हमारे यहाँ जो क्या होता है दोस्तों, जो भेदभाव किया जाता है दोस्तों, जाति और जो वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उससे अलग है, उसका अपना एक विशिष्ट लक्षण है स्त्री पुरुष असमानता के। ठीक दोस्तों आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सुधार आंदोलनों से जुड़ा था। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का जो प्रश्न उठा था दोस्तों, वो देखेंगे दोस्तों तो आप जो 19वीं शताब्दी का दोस्तों जो हमारे यहाँ मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन चल रहा था उससे जुड़ा हुआ था। आधुनिक भारत के संघर्ष का जो भी मतलब स्त्रियों के प्रति हमारे यहाँ संघर्ष हुए उसका प्रश्न। ठीक दोस्तों इस आंदोलन का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। उन्हें अक्सर मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि दोस्तों इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पश्चात शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। यानी कि दोस्तों जो स्त्री पुरुष आंदोलन हुए या जो स्त्री पुरुष संघर्ष हुए दोस्तों, इस आंदोलनों का जो स्वरूप था दोस्तों सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। कहीं पर यह स्वरूप बहुत ही ज्यादा मतलब फैला हुआ था, कहीं पर बहुत ही ज्यादा संकीर्ण था। उन्हें अक्सर दोस्तों मध्यम वर्ग के सुधार आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जितने भी सुधारक आए थे दोस्तों उसमें स्त्रियों को उद्धार के लिए, स्त्रियों की समानता की जो बात कर रहे थे दोस्तों, उसमें के सभी सुधारक दोस्तों नए पश्चात शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यम वर्ग से थे। यानी कि मध्यम वर्ग के जो सुधारक थे वही सब इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसीलिए इन आंदोलनों को अक्सर मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों कई सुधारकों ने स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष किए, जैसे कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध का नेतृत्व किया। यानी कि दोस्तों कई सुधारक आंदोलन ऐसे थे जिसमें सुधारकों ने आकर क्या किए, जो स्त्रियां थी उनके सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। दोस्तों जैसा कि आप उदाहरण ले सकते हैं, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में क्या किया, उसका नेतृत्व किया, उसका विरोध किया और उसके खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। राजा राम मोहन की इमेज फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों ये है राजा राम मोहन राय। दोस्तों जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बताइए स्त्री सुधार आंदोलन मतलब क्या थे और इसमें किन लोगों ने प्रयास किया, तो हम इन सभी के उदाहरण देंगे। अभी मैं कई सारे लोगों का और एग्जाम्पल आगे बताता हूँ। और दोस्तों अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सभी लोगों के आप नाम याद रख लीजिए। जैसे कि अभी किसने मतलब स्त्री प्रथा मतलब सती प्रथा के लिए आंदोलन किया था, किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए किया था, किसने कौन सी किताब लिखी थी इस आंदोलन के प्रति, तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको इसे पहले बता दिया क्योंकि दोस्तों ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं सीयूटी के लिए, दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी डेडिकेटेड कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं सीयूटी के लिए। तो अगर आप जो जानना चाहते हैं कि सीयूटी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी। आप उस वीडियो को देखिए और आप समझ जाइए। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई और सुधारक थे जो स्त्रियों की समानता के लिए स्वतंत्र संघर्ष किए, तो उनका भी हम दोस्तों एग्जाम्पल जान लेते हैं।
दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंटी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रनाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाए। यानी कि दोस्तों जो बॉम्बे प्रेसिडेंटी से ताल्लुक रखे थे रनाडे, उन्होंने क्या किया दोस्तों रनाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने एक साथ जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। यानी कि जो ज्योतिबा फुले थी वो जातीय अत्याचार और लैंगिक अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं इसी दौर में। दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने भी इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। वो चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए पर घर की चार दीवारी के भीतर ही। यानी कि दोस्तों जो हमारे सर सैयद अहमद खान जी थे उनका मानना था कि इस्लाम में क्या किया जाए, सामाजिक सुधार किए जाएं। लेकिन दोस्तों सर सैयद अहमद खान का मानना था कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए लेकिन उनको घर के भीतर ही शिक्षित किया जाए, यानी कि घर की चार दीवारी के भीतर ही उन्हें शिक्षा दी जाए। दोस्तों ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी जिसमें गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात कही गई है। उसके अलावा दोस्तों रुकैया बेगम, जो बेगम रुकैया खसवावत हुसैन थी, उन्होंने भी दोस्तों सुल्तान अजरीम नामक पुस्तक लिखी जिसमें दोस्तों हर लिंग को बराबर के अधिकार देने पर चर्चा की गई है। दोस्तों जो दो पुस्तकें हैं स्त्री पुरुष तुलना और सुल्तान अजरीम, इनके आप राइटर का नाम याद रख लीजिए कि सुल्तान अजरीम को किसने लिखा है और स्त्री पुरुष तुलना को किसने लिखा है। ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले राजा राम मोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले ही उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध में अभियान चलाया था दोस्तों। और दोस्तों ये जो अभियान चलाया था दोस्तों यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों ने क्या किया, अपना ध्यान आकर्षित किया, अपना ध्यान लगाया। दोस्तों राय के विचारों में पश्चात तर्क संगता और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था। यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी थे उनके विचारों में पाश्चात विचारों की भी झलक मिलती थी और भारतीय विचारों की भी झलक मिलती थी। ठीक दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध मानवतावादी एवं तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों एवं हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया। यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने जो सती प्रथा थी उसका विरोध उसे मानवतावादी अधिकारों के विरुद्ध मानकर किया और उन्होंने नैसर्गिक अधिकारों के विरुद्ध मानकर सती प्रथा का जो मतलब आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। और दोस्तों उन्होंने सती प्रथा को गलत ठहराने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों का भी आधार लिया। उन्होंने कहा कि देखिए आप जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उसमें भी इस सती प्रथा की बात नहीं कही गई है। ठीक दोस्तों उच्च जातियों में विधवाओं के साथ हो रहे अन्याय को समाज सुधारकों ने प्रमुख मुद्दा बनाया। एमजे रनाडे ने बिशप बटलर के विचारों से प्रेरित होकर विधवाओं के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए। दोस्तों जो उच्च जाति की महिलाएं थी जब उनके पति मर जाते थे या जब उनके पति की किसी आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु हो जाती थी तो दोस्तों उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो इसी को प्रयास को लेते हुए यानी कि उच्च जातियों की महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय को लेते हुए दोस्तों एमजे रनाडे ने बिशप बटलर के विचारों से प्रेरित होकर विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए। ठीक दोस्तों एमजे रनाडे की दोस्तों आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एमजे रनाडे हैं वो किसके विचारों से प्रेरित थे। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, जो एमजे रनाडे हैं वो दोस्तों बिशप बटलर के विचारों से प्रेरित थे। ठीक दोस्तों बिशप जोसेफ बटलर की कृति एनोलॉजी ऑफ रिलीजन और 3 sermons ऑन ह्यूमन नेचर को 1860 के दशक में बम्बई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। यानी कि दोस्तों एमजे रनाडे जिससे प्रभावित थे, यानी कि बिशप जोसेफ बटलर से प्रभावित थे एमजे रनाडे। तो दोस्तों जो बिशप बटलर थे उनकी जो कृतियाँ थी यानी कि जो उनकी रचनाएं थी एनोलॉजी ऑफ रिलीजन और 3 sermons ऑन ह्यूमन नेचर, इसको दोस्तों बम्बई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनोलॉजी ऑफ रिलीजन या 3 sermons ऑन ह्यूमन नेचर किसकी रचनाएं हैं। तो इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, ये रचनाएं बिशप जोसेफ बटलर की हैं। दोस्तों इसी समय एमजे रनाडे द्वारा लिखित ग्रंथ द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडो और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया गया। जैसा कि दोस्तों नाम से ये स्पष्ट है इन किताबों से, इन जो किताबें हैं दोनों जो मतलब एमजे रनाडे जी द्वारा लिखी गई थी, द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडो और द वैदिक अथॉरिटीज फॉर द विडो मैरिज। दोस्तों ये दोनों किताबें जो है दोस्तों इसलिए लिखी गई थी जिससे शास्त्रीय प्रमाण क्या किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके, जिसकी शास्त्रीय विवेचना की जा सके विधवा पुनर्विवाह के लिए। और दोनों किताबें एमजे रनाडे द्वारा लिखी गई थी। ठीक दोस्तों अपरिचित जातियों से भी एक समाज सुधारक का आविर्भाव हुआ। उनका नाम था ज्योतिबा फुले और उन्होंने जाति और लिंग
भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना की और स्त्रियों और अछूतों के उत्थान के लिए कार्य किया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो समाज सुधारक थे सिर्फ ऊंची जातियों से आए। दोस्तों जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं या जो अपवर्जित जातियां हैं उससे उससे भी समाज सुधारक आए, जैसे कि दोस्तों ज्योतिबा फूले। दोस्तों ज्योतिबा फूले लिंग और जात के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर या जो जात के आधार पर भेदभाव होता है उसके खिलाफ दोस्तों ज्योतिबा भाई फूले ने आवाज उठाई। उसके अलावा दोस्तों जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना भी ज्योतिबा फूले द्वारा की गई और दोस्तों स्त्री और छूते के उत्थान के लिए कई सारे कार्य ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों इन्होंने भी स्त्रियों की समानता एवं दोस्तों शिक्षा के लिए बहुत सारे मतलब प्रश्न उठाए, बहुत सारे प्रयास किए। ठीक दोस्तों ताराबाई शिंदे एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया। यानी कि दोस्तों जो एक महाराष्ट्र की जो एक गृहिणी थी, यानी जो हाउस वाइफ थी, जिनका नाम था दोस्तों ताराबाई शिंदे, दोस्तों उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना और दोस्तों उसमें पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया। ठीक दोस्तों उन्होंने उस अन्याय को उजागर किया जिसमें एक ब्राह्मण विधवा को नाजायज संतान की हत्या पर मृत्युदंड मिला, जबकि संबंधित पुरुष को कोई सजा नहीं हुई। पुस्तक के प्रकाशन से समाज में व्यापक हलचल मच गई। यानी कि दोस्तों जो ताराबाई शिंदे थी जो अपनी पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, दोस्तों ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की माध्यम से दोस्तों यह बताई कि एक न्यायालय जो निर्णय देता है जिसमें एक ऐसी महिला रहती है ब्राह्मण की जो विधवा रहती है, जो नाजायज संतान की हत्या पर उसको मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जिसकी संतान रहती है उसके पिता को कोई दंड नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो महिला रहती है उसकी संतान को ही दंड दिया जाता है। यानी कि जो पुरुष रहता है उसको कोई सजा नहीं मिलती। दोस्तों इस पर उन्होंने क्या किया दोस्तों, वो सवाल उठाया और उसकी सच्चाई को उजागर किया। दोस्तों इस पुस्तक के जब प्रकाशन हुआ तो दोस्तों इसने समाज में व्यापक हलचल मचा दी थी। ठीक दोस्तों रुकैया बेगम, खशावत हुसैन, इन्होंने दोस्तों क्या किया दोस्तों, इन्होंने भी स्त्रियों के स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। दोस्तों ये एक बंगाली मुस्लिम महिला थी तो जो दोस्तों अपने उदार पति के सहयोग से उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी में शिक्षा मिली। यानी कि दोस्तों जो रुकैया बेगम खशावत हुसैन थी दोस्तों, ये बंगाल की एक मुस्लिम महिला थी और इनके पति के माध्यम से दोस्तों इनको उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी में शिक्षा मिली। दोस्तों उन्होंने सुल्तानाज ड्रीम नाम का कहानी लिखी जो भारत की प्रारंभिक वैज्ञानिक कथा और किसी महिला द्वारा रचित प्रथम कृति मानी जाती है। यानी कि दोस्तों जो रुकैया बेगम थी उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, यानी कि सुल्ताना का सपना। और दोस्तों सुल्ताना का सपना के माध्यम से दोस्तों उन्होंने ऐसी पहली कृति प्रस्तुत थी जो दोस्तों भारत की प्रारंभिक विज्ञान कथा और किसी महिला द्वारा रचित पहली कृति मानी जाती है। ठीक दोस्तों इसमें वो एक ऐसी देश की कल्पना करती है जहां स्त्रियां वैज्ञानिक हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं, और जबकि महिलाएं बादलों में उड़ने वाली मशीनें पर नियंत्रण जैसी तकनीकें विकसित करती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने स्त्री पुरुष मतलब जो सुल्ताना ड्रीम था, यानी कि जो सुल्ताना का सपना था, उस किताब में बेगम सैयद खसावत हुसैन ने ऐसा प्रयास किया दोस्तों, उसमें ऐसे समाज को प्रदर्शित किया है उस किताब में, उस कहानी में, जहाँ पर मतलब समाज का जो कार्य है वो उल्टा है। यानी कि जो इस समाज में कार्य किया जाता है पुरुषों द्वारा, वहाँ पर वो कार्य स्त्रियां कर रही हैं, और जो स्त्रियां इस समाज में कार्य करती है वर्तमान समय के समाज में, हमारे आपके समाज में, तो उस समाज में जिसमें रुकैया बेगम ने अपनी जैसी कहानी में दर्शाया है, उसमें वो कार्य क्या करते हैं दोस्तों, पुरुष करते हैं। यानी कि उनकी पुस्तक में स्त्री के कार्य पुरुष करते हैं, पुरुष के कार्य स्त्री करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो स्त्रियां हैं वो वैज्ञानिक हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं, जबकि महिलाएं बादलों में उड़ने वाली मशीनों पर नियंत्रण जैसे तकनीकों का विस्तार करती हैं। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। यानी कि दोस्तों जो हमारी राष्ट्रवादी परिकल्पना हुई थी, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, तो उसमें भी दोस्तों हमारे जो स्त्रियों के अधिकार थे उनको भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जैसे कि दोस्तों आप 1931 में कराची में भारतीय कांग्रेस द्वारा एक अध्यादेश जारी करके स्त्रियों को बराबरी का हक देने पर बल दिया गया था, इसके माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो 1931 का दोस्तों जो भारतीय कांग्रेस द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया था कराची में, उसमें दोस्तों
जो स्त्रियां थी उनको बराबरी का अधिकार देने की बात की गई थी। दोस्तों, सार्वजनिक रोजगार शक्ति या सम्मान के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। और दोस्तों, वहां पर यह भी प्रश्न मतलब वहां पर यह भी बताया गया था कि जो स्त्रियां हैं उनको हर एक जगह समान स्थान मिलेगा, चाहे सार्वजनिक रोजगार हो या शक्ति सम्मान के संबंध में, सब जगह उन्हें क्या होगा, उन्हें हर एक प्रकार से समान माना जाएगा, उन्हें किसी भी आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। दोस्तों, स्वतंत्रता के 2 दशक बाद 1970 के दशक में स्त्री मुद्दा फिर से उभरे, जब अब ध्यान सती विवाह और कुरीतियों से हटकर आधुनिक समस्याओं जैसे कि लोकप्रिय माध्यमों में स्त्री का प्रतिनिधित्व और समानता असमान विकास के लैंगिक प्रभाव पर गया। यानी कि दोस्तों, जब स्वतंत्रता के 2 दशक बाद 1970 के दशक में स्त्री संबंधित मुद्दे दोस्तों जब फिर से उठे, तो दोस्तों जो अब मुद्दा था स्त्रियों की आंदोलनों का, स्त्रियों के संबंधित मुद्दे जो थे, अब दोस्तों अब वो बदल चुके थे दोस्तों। अब दोस्तों अब ध्यान सती प्रथा या बाल विवाह पर नहीं था दोस्तों। अब दोस्तों आधुनिक समस्याओं जैसे कि लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक प्रभाव पर अब क्या था, जो स्त्री सुधारों का मुद्दा या जो स्त्री प्रश्न थे उसका मुद्दा था। ठीक दोस्तों, 1980 के दशक में कानून सुधार प्रमुख मुद्दा बना। यानी कि जो कानूनी सुधार है वो 1980 के दशक में प्रमुख मुद्दा बन गया, जब पाया गया कि कोई स्त्री संबंधी कानून अब भी औपनिवेशिक काल जैसा ही बना हुआ है। यानी कि जब देखा गया कि कोई भी अभी मतलब नया कानून नहीं आया स्त्री पुरुष मतलब स्त्री और स्त्री संबंधी, यानी कि जिसमें स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की जाए, सिर्फ वही सारे पुराने कानून बचे हुए हैं जो औपनिवेशिक काल में बनाए गए थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो जो कानून सुधार था वो स्वतंत्र भारत में 1980 के दशक में प्रमुख मुद्दा बन गया। दोस्तों, अब हम जानेंगे अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में, और अन्यथा सक्षम व्यक्ति क्या होते हैं इनके भी बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और आपको किस प्रकार के और वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, या आपको इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, MCQ चाहिए, तो उसके लिए भी आप दोस्तों कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, अन्यथा असक्षम यानी कि डिफरेंटली एबल लोग केवल इसलिए सक्षम नहीं होते हैं कि वह शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, लेकिन इसलिए भी असक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीत से बना है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। यानी कि दोस्तों जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अन्यथा सक्षम लोग कहते हैं, दोस्तों जो अन्यथा सक्षम लोग होते हैं दोस्तों, वो दोस्तों इसलिए असक्षम नहीं होते हैं दोस्तों कि वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित हैं या कमजोर हैं दोस्तों, लेकिन वो इसलिए भी असक्षम होते हैं दोस्तों क्योंकि जो दोस्तों समाज है उनकी मतलब इस रीत से बना हुआ है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। यानी कि जो समाज है वो जो अन्यथा सक्षम लोग हैं उनकी ज़रूरतों को नहीं पूरा करता है, उनके अनुसार नहीं बना हुआ है, तो इसलिए जो अन्यथा सक्षम लोग हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, वह अपने असक्षमता का बहुत ज़्यादा मतलब उनका बुरा अनुभव करना पड़ता है इस समाज में। ठीक दोस्तों, क्योंकि समाज की मान्यताएं अलग हैं, वह अन्यथा असक्षम के अनुरूप नहीं है समाज हमारे। दोस्तों, दलित, आदिवासी और स्त्री अधिकार आंदोलन को पहले ही मान्यता मिल चुकी थी, पर विकलांग अधिकारों के हाल ही में स्वीकार किया गया है। यानी कि दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों को अभी हाल ही में स्वीकृति हुई थी। भले ही दलित और जो आदिवासी या स्त्री अधिकार आंदोलन है इनको पहले से स्वीकृति मिल गई हो, लेकिन जो विकलांगों के अधिकार हैं दोस्तों, इन्हें अब हाल ही में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक दोस्तों, भारतीय संदर्भ में अनिता घई इस आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता है। यानी कि दोस्तों जो अनिता घई हैं, इनका नाम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों जो असक्षम व्यक्तियों का आंदोलन है उसके दोस्तों प्रमुख कार्यकर्ता है। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए। अनिता घई कौन है? अनिता घई दोस्तों जो असक्षम व्यक्तियों के प्रति आंदोलन चल रहा है, असक्षम व्यक्तियों के अधिकार का आंदोलन चल रहा है, उसकी प्रमुख क्या है दोस्तों? कार्यकर्ता है। दोस्तों अनिता घई कहती हैं दोस्तों, वह कहते हैं कि विकलांग लोग की अदृश्यता की स्थिति रॉल्फ एरियंस के उपन्यास इनविजिबल मैन के पात्र जैसा है, जो अमेरिका में नस्लवाद के विरोध का प्रतीक है। यानी कि दोस्तों जो अनिता घई है वो कहती हैं, उनका एक कथन है कि जो विकलांग लोग हैं उनकी अदृश्यता की स्थिति जो रॉल्फ एलियंस का दोस्तों जो उपन्यास है इनविजिबल मैन के पात्र जैसा ही है, क्योंकि ये जो पात्र था दोस्तों, ये रॉल्फ एलियंस का जो इनविजिबल मैन था दोस्तों, ये अमेरिका में दोस्तों नस्लवाद का विरोधी का प्रतीक था। ठीक दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। जो रॉल्फ एलियंस है उनके उपन्यास का नाम क्या है? इनविजिबल मैन। और दोस्तों जो इनविजिबल मैन था वो जो अमेरिका है उसमें नस्लवाद का विरोध का प्रतीक था। ठीक दोस्तों, अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग असक्षम शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों
अन्यथा सक्षम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोस्तों इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है जो आम लोग अक्षम शब्द का अर्थ समझते हैं, जो भाव समझते हैं, उस पर यह जो अन्यथा सक्षम प्रश्न है, क्या करता है, प्रश्न लगाता है। यानी कि इसका कहने का माध्यम ये होता है अन्यथा सक्षम का। अन्यथा सक्षम से हम ये बताते हैं कि जो समाज है वो इन लोगों के अनुरूप नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति क्या है, असक्षम है। ठीक दोस्तों, इसलिए जो असक्षम शब्द है दोस्तों, वो यह भाव समझाता है और यह प्रश्न चिन्ह लगाता है जो ये भाव है अन्यथा सक्षम के लोगों के। ठीक दोस्तों, विश्व भर में दोस्तों निर्योग्यता असक्षमता का जो तात्पर्य समझा जाता है, उसके कुछ आम लक्षण नीचे दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो अक्षमता होती है, जो निर्योग्यता होती है दोस्तों, जो उसका अर्थ समझा जाता है विश्व में कि जो असक्षम लोग हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, उसके जो कुछ जो समान तात्पर्य है जो पूरे विश्व में समझे जाते हैं, आम लक्षण जो है दोस्तों, वो नीचे दिए गए हैं। दोस्तों जो निर्योग्यता या सक्षमता को एक जैविक कमजोरी मानी जाती है। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति निर्योग्य है या सक्षम है, उसको क्या माना जाता है, पूरे विश्व भर में एक जैविक कमजोरी मानी जाती है। ठीक दोस्तों, ये तो पहला लक्षण हो गया जो विश्व भर में अक्षमता को तात्पर्य समझा जाता है उसका। और जो दूसरा लक्षण है दोस्तों, जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं, तो यह मान लिया जाता है कि वह समस्याएं उसकी बाधा या कमजोरी के कारण उत्पन्न हुई है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी समस्या है जो किसी असक्षम या विकलांग व्यक्ति के प्रति खड़ी है, तो यह मान लिया जाता है कि वो कमजोरी उसके सामने इसलिए आई है क्योंकि जो वह व्यक्ति है वो क्या है दोस्तों, वो कमजोर है। यानी कि जो बाधा है या जो कमजोरी है, उसकी कमजोरी के कारण आई हुई है। ठीक दोस्तों अक्षम व्यक्तियों को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो असक्षम व्यक्ति होते हैं उनको दोस्तों हमेशा क्या माना जाता है कि ये पीड़ित है, भैया शिकार है, इनके ऊपर दया करो, ये दया के पात्र हैं, ऐसा रूप में उनको देखा जाता है। यानी कि उनको पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है पूरे विश्व भर में। यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है। यानी कि दोस्तों यह माना जाता है कि जो निर्योग्यता है वो वह उस निर्योग व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है। यह पूरे विश्व भर की धारणा है दोस्तों निर्योग्यता का मूल भाव यह दर्शाता है कि निर्योग व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्यथा सक्षम हैं, उनको पूरे विश्व भर में ऐसा देखा जाता है कि इनको क्या है, इन्हें हेल्प की आवश्यकता है, इन्हें सहायता की आवश्यकता है। ठीक दोस्तों भारत में अंधा, बहरा, अपंग जैसे शब्द अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि यहाँ शारीरिक पूर्णता को श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ शारीरिक पूर्णता को श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि जो शरीर में पूर्ण रूप से विकसित है, जिसके पूरे हाथ पैर और आँख कान नाक सब अच्छे से सही सलामत है, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जो अंधा, बहरा, अपंग है, ये सब शब्द जो है दोस्तों, ये सब शब्द दोस्तों अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए। दोस्तों विकलांगता को अक्सर दुर्भाग्य या पिछले कर्मों का फल समझा जाता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दया और तिरस्कार दोनों झेलने पड़ते हैं। यानी कि दोस्तों जो विकलांगता है, अगर कोई विकलांग है तो ऐसा माना जाता है भारतीय समाज में कि भाई ये जो विकलांग है, ये इसके भाग्य में ही लिखा है कि विकलांग होगा, या जो इसका पिछला कर्म था दोस्तों, इसी के कारण क्या है दोस्तों, यहाँ विकलांग है। यानी कि दोस्तों इसमें पीड़ित व्यक्ति को दया और तिरस्कार दोनों का सामना करना पड़ता है। ठीक दोस्तों भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में भी विकलांगता की छवि प्राय नकारात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है। यानी कि दोस्तों जो भारतीय संस्कृति है और जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें जो विकलांगता है उसको बहुत ही नकारात्मक रूप से यानी कि बहुत ही निगेटिव रूप में दिखाया गया है। दोस्तों अन्यथा सक्षम शब्द इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है, और जो सभी अवधारणाएं हैं ना कि तो जो निर्योग जो व्यक्ति है, जो मतलब असक्षम है या जो दिव्यांग है, वो दोस्तों वो मतलब सहायता के लिए क्या है, सदैव तैयार रहता है, सदैव उसे सहायता की जरूरत रहती है। वह पीड़ित है, वह पीड़ित व्यक्ति है। ठीक दोस्तों उसके वो अपने भाग्य की वजह से, अपने पिछले कर्मों की वजह से इस जन्म में विकलांग हुआ है। दोस्तों ये जो धारणाएं हैं या अन्यथा सक्षम शब्द में इन सभी की स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी कि इनमें से किसी भी धारणा को अन्यथा सक्षम शब्द में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त यानी कि दोस्तों मेंटली चैलेंज, दृष्टि बाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड, और शारीरिक रूप से बाधित यानी कि फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने घिसे पिटे नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्द जैसे मंदबुद्धि, अपंग अथवा लूला लंगड़ा के स्थान पर किया जाने लगा है। यानी कि दोस्तों जो पहले पुराने शब्द थे जो बहुत घिसे पिटे और जो नकारात्मक भाव व्यक्त करते थे, जैसे कि दोस्तों मंद बुद्धि हो गया या अपंग हो गया या दोस्तों लूला लंगड़ा हो गया, अब दोस्तों इन शब्दों के स्थान पर हम ऐसे सकारात्मक भाव वाले शब्द जैसे कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त यानी कि मेंटली चैलेंज, या दृष्टि बाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड, या शारीरिक रूप से बाधित या
फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये शब्द थे पुराने, ये बहुत ही नकारात्मक भाव प्रदर्शित करते थे और ये बहुत ही घिसे पीटे या बहुत ही अपमानजनक शब्द अपमानजनक शब्द थे। दोस्तों सरकार ने इनके लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान किए किए हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय। यानी कि दोस्तों जो सरकार है बहुत सारे कार्यक्रम इन सभी व्यक्तियों की लाती है, इन सभी व्यक्तियों के लिए लाती है जो मतलब फिजिकली इम्पेयर्ड है या जो मेंटली इम्पेयर्ड है, जो फिजिकली विजुअली इम्पेयर्ड है। जैसे दोस्तों इनको शिक्षा, रोजगार या व्यवसाय प्रदान किया जाता है। दोस्तों जनगणना 2021 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधित सूचना एकत्रित की गई थी। यानी कि दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें जो विकलांगता संबंधित मतलब सूचनाएं हैं वो एकत्रित की गई थी। दोस्तों 2011 की जनगणना में दोस्तों जनसंख्या की गणना के चरण के दौरान दोस्तों घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह एकत्रित किए गए थे। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के दौरान किस सूची में या किस अनुसूची में जो है विकलांगता संबंधित सूचना एकत्र की गई थी। तो उसे आप रखिएगा, घरेलू अनुसूची के तहत क्या किया गया था दोस्तों, जो विकलांगता संबंधित प्रश्न थे या विकलांगता संबंधित सूचनाएं थी उसे एकत्रित की गई थी। दोस्तों 8 प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, क्योंकि 2001 की जनगणना में 5 प्रकार के बारे में प्रश्न पूछा गया था। यानी कि दोस्तों 2011 की जनगणना में जो सरकार थी उसने 8 प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया था। और क्योंकि दोस्तों जो 2001 था उसमें जनगणना जो हुई थी उसमें 5 प्रकार की विकलांगता के बारे में ही प्रश्न पूछा गया था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि जो 2011 था उसमें विकलांगता से संबंधित 8 प्रकार के प्रश्न जनगणना के मतलब जो प्रश्नावली थी उसमें, और जो 2001 का जनगणना था उसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे जनगणना के दौरान विकलांग लोगों के संबंध में। ठीक दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है, आपका चैप्टर ये खत्म होता है, चैप्टर 5। दोस्तों अगर आप चैप्टर 5 के अलावा सोशियोलॉजी के अन्य चैप्टर देखना चाहते हैं दोस्तों, समाजशास्त्र के अन्य चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहिए हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप सब जितने भी लोग हैं प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के पास अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिए, जिससे दोस्तों हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और लाइक आए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित रहूँ दोस्तों। और आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करिए अगर आपको जानना है कि सीयूटी के लिए कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।